अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज भी कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन ने बहुत शोर शराबा किया और आज तो शाह महमूद कुरैशी साहब को बोलने ही नहीं दिया और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़ी धुआंधार तकरीर की और उन्होंने आज फैसला कर लिया कि जी आज से हम अपोजिशन से बिल्कुल किसी भी मामले पर बातचीत नहीं करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम के हवाले से इतना बड़ा जो इन्होंने एक ड्रामा खड़ा कर लिया है अपोजिशन ने, और उसकी कलई जो है आज बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि जी एक्चुअली है क्या, कि मतलब एक एक जो शिक उन्होंने सजेस्ट की है उसके पीछे फेस क्या है। आज शहजाद अकबर साहब ने यह भी बता दिया कि ये जो नैब में जो इन्होंने तकरीबन 34 तरामीम प्रपोज किए हैं उनमें से 16-17 तो ऐसी हैं कि जो पर्सन स्पेसिफिक हैं, कि अगर हम वो करते हैं तो किस तरह केसेस खत्म हो जाते हैं, उस पर भी तफसीली बात करेंगे। आज भी कानून साजी उस तरह नहीं हो सकी और कहा यह जा रहा है कि फैटफ के जो टोटल 11 कानून हैं जो पास करने हैं, और ये कहा यह जा रहा है कि 6 अगस्त से पहले ये कवानीन जो हैं इनकी लेजिस्लेशन होना ज़रूरी है। अब ये एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला है जहां पे आपने फैटफ में पूरा जोर लगाना है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से वापस वाइट लिस्ट में आ जाए। चे जाए कि अगर हम ये ना कर सकें तो हमारे लिए खुदा ना खास्ता एक ऐसी सूरत हाल बन जाए कि हमें दोबारा ब्लैक लिस्ट में भेजने की कोशिश की जाए, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान के दुश्मन तो बहुत हैं और वो हर वक्त उनकी यही कोशिश है कि पाकिस्तान एक दफ़ा ब्लैक लिस्ट में जाए और फिर ये जो इसकी मौशी हालात हैं वो ख़राब हो जाएं। इस पर भी बात करेंगे और दूसरी जानिब थोड़ा सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है वो पर्सन स्पेसिफिक है, और एपीसी और ये रहबर कमेटी के इजलास भी ये पर्सन स्पेसिफिक्स हैं, क्योंकि आज भी सुना है कि टेलीफोन पर रब्ता हुआ है शहबाज शरीफ का, मौलाना फजल रहमान का और बिलावल का, कि क्या लाहे अमल रखा जाएगा। क्या राब्ते हो गए हैं फैटफ के हवाले से कि फैटफ के कवानीन पर, क्योंकि वो एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। और आज भी कहा, शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी यही कहा कि हम इन पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पॉइंट्स जो कि उन्होंने सजेस्ट किए हैं इनसे हटकर। इन तमाम मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ सेटेलाइट लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर तज्जियाकार। जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्काइप पर आपने मुझे ज्वाइन किया। और डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब माहिर शियात भी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी कमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं टिक्का खान सानी की तरफ जाना चाहूँगा, उनसे हमने बात करनी है। वो उन्होंने खबर दी थी ज़राए के हवाले से कि शायद कल मुतवक्के है कि जॉइंट सेशन कॉल किया जाए, क्योंकि इतनी अर्जेंट लेजिस्लेशन है। लेकिन इससे पहले क्या अपोजिशन से राब्ते हुए हैं या इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी? टिक्का खान सानी, अस्सलाम वालेकुम। जी टिक्का, क्या इतला है? अभी तक तो ज़राए के हवाले से चल रहा था कि जॉइंट सेशन होगा, या क्योंकि आज तो नेशनल असेंबली तो सेशन प्रोरोग हो गया, तो जॉइंट सेशन के हवाले से कोई क्या इतलात क्या है और कौन से ऐसे अहम लेजिस्लेशन है जिसकी वजह से ये सेशन बुलाया जा रहा है? जी बिल्कुल बुनियादी तौर पे आज अगर असेंबली का आप माहौल देखते, यकीनन आप इस पे एक अलग से प्रोग्राम के शाह में बोलना चाह रहे थे। अपोजिशन पूरी हो गई, उसके रात तक की स्पीच जब हुई तो भी देखने में आया और बिल्कुल इतना बरपा था कि किसी की बात जो है वो दूसरे कान को सुनाई नहीं दे रही थी स्वाय शोर के। सलामती काउंसिल का जो आज तरमीम एक्ट 2020 वो तो मंजूर कर लिया गया है, और साथ ही इंसदाद दहशतगर्दी तरमीम देखा जाए तमाम तर जो बिल जो कौमी असम्बली में और सेनेट में उसके बाद फिर ज्वाइंट सेशन चलाए जा रहे हैं, इन तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से उस ग्रे लिस्ट से बचाना है। और यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की असली और सियासी का एक पेज पर है, और नहीं तो सिर्फ अपोजिशन नहीं, जिस आज भी हमने हंगामा देखा, अपोजिशन अपनी शराइत के तहत पाकिस्तान जो इंसदाद दहशतगर्दी के तरमीमी बिल है उस पर अपनी शराइत लेके आना चाह रही है।
अपने जो नैब कवानीन के तहत अपने कुछ खानदान करना चाहती है, दूसरी तरफ एक कौमी मकसद है, पूरी कौम का मकसद है, दूसरी तरफ इंडिया लॉकडाउन कर रहा है, उससे बचाने के लिए पाकिस्तान जो है उसकी क़यादत सरतोड़ कोशिशें कर रही है। तो यकीनन अब इसका सोल्यूशन था कि सेनेट से तो किसी सूरत में पास नहीं होने देते, कौमी तो पास कर है। अब ज्वाइंट सेशन रह गया था जिसकी हमारी इतला के मुताबिक कॉल कर लिया गया है। कल 11 बजे दिन को पहले कॉल किया गया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी जो टीम है वो कुछ अपने इत्तेहादियों के साथ और अरकान कौमी असम्बली के साथ मिल बैठकर कुछ मुशावरत चाहते हैं, तो इसलिए वक्त तब्दील कर दिया है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल इत्तेहादियों को और अपने अरकान को एक तो जोहराने पे बुला लिया है। ज्वाइंट सेशन का टाइम है वो कर दिया है दोपहर 4 बजे का। अच्छा, कल दोपहर 4 बजे ऑपोजिशन से भी कोई मजीद राब्ते करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इतनी अहम लेजिस्लेशन है, नेशनल इंटरेस्ट में लेजिस्लेशन है, कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, कोई पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, तो उस पर भी कोई ऑपोजिशन को दोबारा राब्ते की करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आज ख्वाजा आसिफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कि आज के बाद हम आपसे किसी हवाले से किसी भी किस्म का राब्ता नहीं करेंगे? बिल्कुल, आज यूं लग रहा था कि अपोजिशन जो है की और हुकूमत जो है वो बिल्कुल हो गई हैं, क्योंकि आज जो ही सेशन खत्म हुआ, सेशन का माहौल मैंने खुद मैं उसमें मौजूद था पार्लियामेंट में इस वक्त, और एक तरफ तो जो अपोजिशन है उनको हार पहनाए जा रहे थे इस बात पे कि वो हंगामे कर रहे हैं, वो शोर बर्पा कर रहे हैं, और ना तो शाह महमूद सुनने को और सईद को तैयार थे, ना ही कोई लेजिस्लेशन पे बात करने को था, और उसके ऊपर उनको हाथ पहनाए जा रहे थे आज। और दूसरी तरफ देखें तो जो मुराद सईद थे वो भी तनकीद कर रहे थे और मुराद सईद को भी हाथ पहनाए जा रहे थे। तो दोनों तरफ आज माहौल बड़ा सरगर्म था। इसी वजह से जब मौलाना फजल रहमान के साहबजादे स्पीच के लिए उठे तो इस दौरान भी अंदर से आवाजें आई, डीजल की आवाजें हुकूमती बेंच पे शुरू हो गई। तो माहौल आज बहुत बिल्कुल माहौल काफी खराब रहा, और इसी वजह से शायद जॉइंट सेशन की तरफ जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया टिक्का खान सानी। ना वक्त हुआ, अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर मैं अपने पैनलिस्ट से बात करूंगा। जी अच्छा, चलें, कंटिन्यू करने का कहा जा रहा है। डॉक्टर रमेश कुमार ज्वाइन कर लिया हमें? अच्छा, चलें, पहले मैं जरा जनरल साहब से, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैं हूं, लाइन पे हूं जमीर मैं लाइन पे हूं। थैंक यू डॉक्टर साहब। जनरल साहब, ये एटीट्यूड जो है ये क्या है? मतलब आज बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कहा कि फेटफ के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रजीम बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऑपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है, और इसी से एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग को भी चेक किया जा सकता है। और फिर उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 है उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो 34 ऑपोजिशन ने, और बड़ी दिलचस्प बात है जो कल भी हमने की कि जी नवंबर 16 1999 से जो है एहतसाब का अमल शुरू किया जाए, फिर 1 अरब से ज़्यादा हो तो नैब उसको पूछे, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नैब के स्कोप से ही निकाल दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस उनके इसी तरह बेनामी दार में बच्चे और बीवी को जो है वो ना शामिल किया जाए, फिर विलफुल डिफ़ॉल्ट, लोन्स डिफ़ॉल्ट वो भी नैब से हटा दिया जाए, और करप्शन बिफोर 5 इयर्स नॉट टू बी आस्क्ड, मतलब कि 5 साल से पहले जो करप्शन हुई है उसको भी, मतलब पहले 14 साल निकाल दें, फिर 5 साल पुराने भी निकाल दें, तो वो क्लीन चिट चाहते हैं। और फिर 12 में से 6 क्राइम रखे जाएं, सिर्फ 6 निकाल दिए जाएं। एसेट्स के हवाले से है, फिर कन्विक्टेड जो अगर अपील में गया हुआ है तो उसको एनए का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने की, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो ये, और फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहते हैं इस पर? देखिए, बस आखिर में सिर्फ यही कहना रह गया था कि नैब को बंद करके, सील करके, दफ्तर को ताला लगा के सील कर दें, क्योंकि ये जो कुछ वो करना चाह रहे हैं उसमें जो मौजूदा केसेस हैं वो तकरीबन सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि एक तो वो पीरियड जो आप मुकर्रर कर रहे हैं 5 साल वाला, वो दूसरा आप लागू कर रहे हैं उसको 99 से ये तब्दीलियां को। इसका मतलब ये है कि जो भी केसेस 99 जब से नैब बनाया गया उससे लेके आज दिन तक केसेस, और अगर केसेस सारे जो 5 साल पहले के हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। और फिर आपने देखा कि नैब के परव्यू से ले रहे हैं कि जनाब वो अदारों को चले जाए, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इस तरह की, कोई FIA को चला जाए, कोई SCCP को चला जाए, कोई केस जो है वो क्या जाए, तो नैब का काम तो खत्म हो गया।
जी। इन एनी केस ने भी कोई कामयाबी से काम तो नहीं कर रहा, लेकिन बासूरत कवानीन अगर आप डिल्यूट कर दें और वो कवानीन सके चल ही ना सके, तो लगता यही है कि इस वक्त मकसद ये है कि जो मौजूदा केसेस हैं इनसे किसी तरह कानूनी रास्ता इख्तियार करके जान छुड़ाई जाए, और कानूनी रास्ता यही कि कानून में तब्दीली कर दी जाए। तो ये मुनासिब नहीं है। ये बिल्कुल एहतसाब को आप कह लीजिए कि एक तरह से उसको अबंडन करने वाली बात है जो कि ऑपोजिशन कर रही है। दूसरी तरफ ये है कि जो FATF के लिए कवानीन बनाने हैं, वो लाज़िम बात है कि अगर आपके कवानीन में लूप होल होंगे जिस तरह अभी ऑपोजिशन कह रही है, तो वो FATF में उनके ऊपर एतराज आएगा, उन कवानीन को मुनासिब नहीं समझा जाएगा, उसमें लूप होल देखे जाएंगे और फिर आपको उसी तरह उसी ग्रे लिस्ट में या तो रहना होगा या ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। तो बहुत ज़रूरत ये है कि कवानीन ऐसे हों जो बिल्कुल हर लिहाज से मजबूत और बड़े सख्त कानून हों, ताकि उसमें ये पॉसिबिलिटी रहे ही ना कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग करे और वो बच के जा सकता है। तो ये तादाद है यहाँ पे, जबकि ऑपोजिशन जो है वो उस चीज को डिल्यूट करना चाहती है कि ताकि उनके ऊपर हाथ ना, और वो यूज कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वगैरह की बात करते हैं, वो सारे अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन बासूरत ये एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट ही आपने पूरी करनी है, और उसके रास्ते में इस वक्त लगता यही है कि ये अमल जो ऑपोजिशन ने शुरू किया है वो इस चीज को नाकारा बना देगा, और हम FATF में अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ये जरूरी है कि कवानीन बनाए जाएं, और नैब के लिए भी जो कवानीन बनाए जाएं उसमें सिर्फ वो एंगल रखा जाए कि बेगुनाह तकलीफ न उठाए, बाकी सारे केसेस में तो चलने चाहिए वहाँ। सही सही, बिल्कुल। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, FATF के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ऐसे कवानीन लाने की कोशिश की जा रही है जिससे मौजूदा हुकूमत को आमिराना ताकत मिलेगी। वो ऐसे कौन से कवानीन हैं? आपने क्योंकि FATF पे बहुत काम किया है, FATF की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, और अब जो है वो डेडलाइन बहुत क्लोज आती जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये ऑपोजिशन मतलब अपनी स्किन सेव करने के लिए, अपने लीडर्स की स्किन सेव करने के लिए पाकिस्तान को दांव पे लगाने पर तुली हुई है? देखिए ज़मीर साहब, मैं क्या सराही नहीं करना चाहता हूं कि ऑपोजिशन की जो क़यादत है उनके दिलों में क्या है, या हुकूमत की जो क़यादत है उनके दिलों में क्या है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जून 2018 में जब हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था, उस वक्त बड़े वाज़ेह तौर पे हमें बताया गया था कि 27 पॉइंट्स हैं जिनको एक्शन प्लान कहा गया था। अब 2 साल गुजर गए, 2 साल से ज़ायद हो गए हैं, और हमने कहा जाता है कि 27 में से 14 पॉइंट्स को फुली कंप्लाइंट है और 13 पे अभी काम जारी है। तो एक तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारी जो डेडलाइन ओरिजिनली हमें FATF ने दी थी वो जून 2020 की थी, और कोरोना के आने की वजह से वो उन्होंने डिले कर दी, सितंबर 2020 पे चले गए। 2 साल से हमने इन चीजों के ऊपर काम नहीं किया। ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि वो जो 13 एक्शन प्लान पॉइंट्स बताए गए थे जून 2018 में, उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अब तीन स्टेप से गुजरता है FATF। पहले तो वो कहता है कानून साजी होनी चाहिए आपके मुल्क के अंदर, फिर वो कहते हैं कि अदालती काबिलियत होनी चाहिए कि उस कानून साजी के ऊपर कुछ अमल दरामद हो सके, और फिर नताइज होने चाहिए। अमल दरामद के नताइज क्या हैं, आपने कितने लोगों को एक्चुअली कन्विक्ट किया है। तो हम अभी वो पहली स्टेज में फंसे हुए हैं, अभी तक हमसे कानून साजी पूरी नहीं हो पा रही। अभी जो कल का मामला है, मुझे लग रहा है कि नैब के कवानीन का भी मामला है, FATF का भी इशू है, NFC के अवार्ड का भी इशू है। तो बहुत सारे बड़े नेशनल इश्यूज जो हैं वो उठ के सामने आ गए हैं, और कोई हल निकलता उनका नजर नहीं आ रहा। FATF के हवाले से तो मैं कन्विंस्ड हूं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। इसमें ऑपोजिशन क्या रोल प्ले कर रही है वो ऑपोजिशन पे छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे कानून साजी तो साल भर पहले हो चुकी होनी चाहिए। उसके बाद इदारती काबिलियत हमें पैदा करनी थी, और फिर उसके ऊपर अमल दरामद करके दिखाना था हमने। नैब के बारे में मेरी जो जाती ओपिनियन है कि जिस फॉर्म में इस वक्त वो एग्जिस्ट करता है उसका कतन कोई फायदा नहीं है। उसमें कोई 8.5% का कन्विक्शन रेट आ रहा है, जबकि जो नैब के इदारे मलेशिया में हैं, सिंगापुर में हैं या हांगकांग में हैं, वो 80, 85, 90, 95% तक वहां पे कन्विक्शन का रेट आ रहा है। तो यहाँ पे तो हम नैब को इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी सियासी टूल बना के। जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है इसका कतई फायदा नहीं, लेकिन नैब के बगैर पाकिस्तान रह नहीं सकता।
और उसकी वजह यह है कि हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन बिल्ट इन है। अब सालाना कोई 7,500 अरब रुपए की चारों सूबाई हुकूमतें और विफाकी हुकूमत मिलके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, यानी कि कारोबार करती है, अशिया खरीदती है, और उसमें अगर 10, 15, 20% भी करप्शन आप जान ले तो वो कई ट्रिलियन रुपीस बन जाती है, बिलियन डॉलर की बन जाती है। तो नैब का इदारा तो लाजमी है यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जिस फॉर्म में इस वक्त एग्जिस्ट करती है ये कोई काम नहीं कर रही। नैब के अंदर अंदरूनी इस्लाहात चाहिए, यहाँ पे हमें इस किस्म के अफसरान चाहिए जो कि वाइट कॉलर क्राइम को जानते हों। यहाँ पे हो ये रहा है कि वाइट कॉलर क्राइम को ढूंढने निकलते हैं और स्टाफ जो भर्ती किया हुआ है वो सारा का सारा ब्लू कॉलर है। उनको कतन पता ही नहीं कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल किस किस्म के होते हैं, क्राइम को किस तरह पहचानना है, फिर प्रोसिक्यूशन किस तरह करनी है, तैयारी किस तरह करनी है। आप देखिए जितने भी केसेस अदालत में लेके जाते हैं वो उसमें से तकरीबन आप समझिए काफी शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती है। बिल्कुल 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 सही है। मतलब इन हाउस जो है उसको नैब को बेहतर करना पड़ेगा, और आज एक अदालती फैसले में भी उनको इजाजत दे दी गई है चेयरमैन नैब को कि वो काबिल और लायक लोग लेकर आएं, और जिनके ऊपर उनको शक है कि वो काबिल और लायक नहीं है उनको निकाल दिया जाए। डॉक्टर रमेश कुमार राजा परवेज अशरफ साहब कहते हैं कि पिछले 6 माह से कायमा कमेटी में ये बिल पड़ा हुआ था, और जो उन्होंने फिर कहा कि हफीज शेख साहब शायद इंटरेस्टेड नहीं थे FATF के बिल्स के हवाले से, और हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम पर्सनल सिक्योरिटी चाहते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे हम कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सवाल जिस तरह डॉक्टर फरूख सलीम ने भी कहा कि FATF के हवाले से तो ये लेजिस्लेशन बहुत पहले हो चुकी होनी चाहिए थी। देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पे इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि हमेशा हम टाइम पे फैसले जो है वो होते हैं, देर से फैसले होते हैं, मगर अब एक ऐसा वक्त आ गया था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बिल हमारे पास जो कमेटी में कोई 5-6 महीने हैं, टोटल 40 पॉइंट्स थी जिसके ऊपर हमें FATF ने कहा था कि अमल करना है, जिसके ऊपर 13 पॉइंट्स पे अमल हो चुका था। जो लास्ट जो FATF की मीटिंग हुई थी उसके बाद उन्होंने 37 पॉइंट्स के ऊपर हमें अमल करने के लिए कहा था। उसके अंदर ये 11-12 कुछ बिल थे जिसके ऊपर हमें बिल भी पास करने थे और उनके TORs भी बनाने थे, और इम्प्लीमेंटेशन के साथ 31 अगस्त से पहले जो है वहाँ पे रिपोर्ट जमा करानी थी, जिसकी वजह से हमने जो है वो फाइनेंस कमेटी को ये बिल बिल्कुल पास करने थे। काफ़ी मरतबा ये एजेंडा के ऊपर आए और हफीज शेख साहब बिल्कुल नहीं आए थे, जिसकी वजह से यूनानी मसली फाइनेंस कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि जब तक हफीज शेख नहीं आएंगे कमेटी की मीटिंग में तब तक जो है ये बिल पास नहीं करेंगे। मगर जब बिल पास होने का मौका आया और तो नवीद कमर साहब ने ये प्रपोज़ल दिया कि अब पार्लियामेंट की कमेटी बन चुकी है, अब ये बिल जो है वो फाइनेंस कमेटी से रेफ़र किए जाएं उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जो स्पीकर ने 22 रुकनी 25 रुकनी जो बनाई है, पहले 22 थी फिर 25 हो गई, उसमें हम इसको पास कर लेंगे। मगर जब वहाँ पे बिल हमने रेफ़र किया तो पता चला कि ये बिल जो है अब नैब से नथी किया गया है कि अब FATF हम पास करने के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर हमें एतराज़ नहीं है, मगर नैब भी जो है वो भी इसके साथ जो है रिकनसाइल होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारी कमेटी ने कहा कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। मगर फिर भी अपोजिशन के इसरार के ऊपर हमने नैब का जो बिल है वो भी इनके हाथ में दिया कि आप ये नैब का बिल है जिसके ऊपर आप बताएं कि क्या करना है। तो उस नैब के बिल के ऊपर उन्होंने 36 पैरा के ऊपर जो है वो तब्दीली लेके आए कि 36 पैरा के ऊपर आप इसके ऊपर तब्दीली लेके आए। जब 36 पैरा के ऊपर तब्दीली की बात आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस किया गया। एक तो पहले डेलीब्रेशन हुई कमेटी के अंदर डेलीब्रेशन के बाद जब प्राइम मिनिस्टर से हुई तो 2-4 पैरा थी जिसके ऊपर एतराज़ किया गया। जो पैरा आपको पता है कि मीडिया के ऊपर भी वो सारी चीज़ें बात आ रही हैं बाहर। अब देखें, एक चीज़ ये कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इंटरनल अगर कोई मीटिंग होती है तो वो चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। मगर मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आवाम से छुपाने की इनको ज़रूरत पड़ती है? अगर वो चाहते हैं कि एहसाब का सिस्टम, डॉक्टर साहब ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर ये क्यों कहा कि ये जो है इस वजह से कहा कि शायद कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि एक लीडर ने मुझे कहा है, उनका नाम नहीं वो लेना चाहते, कि भाई नेशनल इंटरेस्ट के साथ पर्सनल इंटरेस्ट तो खैर होता ही है ना, तो भाई पर्सनल इंटरेस्ट तो देखना पड़ेगा।
तो इस वजह से शायद देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ज़मीर कुछ सियासत के अंदर और कुछ कमेंटमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंटरनल कोई मीटिंग हो रही है तो इंटरनल मीटिंग्स की जो बातें हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए। मगर मुझे ये बताएं, ये इंटरनल मीटिंग्स किस हवाले से हो रही थी? ये हो रही थी अवामी इश्यूज़ के हवाले से, ये हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से, और किसके बीच में हो रही थी? अवामी नुमाइंदों के बीच में हो रही थी। मुझे बताएं कि अवामी नुमाइंदे ऐसी बात करें क्यों? क्योंकि उनको मीडिया के ऊपर या अवाम से छुपाने की मजबूरी हो कि हम अवाम के सामने वो नहीं लेके आए। ऐसी बात करें क्यों जिसकी वजह से उनको ये शर्मिंदगी उठानी पड़े कि हम एहतसाब से जो है वो भागना चाह रहे हैं। अगर यही चीज़ें एहतसाब को और मजबूत करने के लिए होती तो क्या ख्वाजा आसिफ आज उसके लिए कहता कि ये चीज़ें जो है वो बाहर क्यों आई? बाहर नहीं आनी चाहिए चीज़ें, मगर अवामी नुमाइंदे की चीज़ें, अवाम के इशूज़ हैं, अवाम के इश्यूज हैं। अभी मुझे उस हवाले से अगर कहे तो उसके ऊपर जो है ये नहीं होना चाहिए था। सही। और उसका FATF एक नेशनल इशू है, और FATF का जो इशू है PTI की गवर्नमेंट में नहीं आया, माजी की गवर्नमेंट में आया, और जब माजी की गवर्नमेंट में आया PTI गवर्नमेंट उसको मजीद भी रेक्टिफाई करा। जब रेक्टिफाई करा है तो आप उसमें मदद करें या आप उसके अंदर प्रॉब्लम पैदा करें। सही डॉक्टर रमेश और कुमार, दूसरा मैं आपको ब्रेक के बाद ज्वाइंट सेशन के ऊपर भी आपको बताता मैं हूं। बिल्कुल ब्रेक के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ज्वाइंट सेशन के हवाले से भी बातचीत है, और ये बात आज वाज़े तौर पर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी कह दी कि ये जानबूझकर इससे किया गया। लेकिन अब ये भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं अपोजिशन में से कि वो थोड़े से इन जो उन्होंने प्रपोजल्स दिए हैं, जो 34 अमेंडमेंट्स दी हैं, उनमें वो अब खुद भी ज़रा शर्मिंदा सा फील कर रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया, ख़ासतौर पे कि 5 साल की कन्विक्शन और 1999 और टाइम बार्ड जो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक डॉक्टर रमेश कुमार, आप अपनी बात भी मुकम्मल कर लें, और दूसरा वो जॉइंट सेशन के हवाले से भी ज़रा हमें बता दें तो बेहतर है कि क्या फाइनल हो गया है और उसमें कौन सी अहम लेजिस्लेशन, क्या यही है या इससे अलावा भी कोई चीज़ें हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि माजी की तरह आज जो सेशन के अंदर जो अल्फाज एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक किए गए, एक तो वो नहीं होने चाहिए थे, और वो भी सीनियर पॉलिटिशियन के बीच में, जूनियर पॉलिटिशियन के बीच में नहीं। तो ये बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस जो पाकिस्तान के फ्यूचर के फैसले करता है, वहाँ पे ऐसे किस्म की लैंग्वेज, ऐसी किस्म की शाउटिंग, और वो भी सीनियर पॉलिटिशियन से निकले। दूसरी चीज़ ये कि अपोजिशन को कुछ भी हो, कम से कम फैटफ एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर बार्गेनिंग वाले बिल नहीं लेके आने चाहिए थे। ठीक है, नैब के बिल के हवाले से वो भी चाहते हैं कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो। बहुत सारा टाइम, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे बार्गेनिंग में गवर्नमेंट को वो लेके आ सकती थी, मगर फैटिव के इशू के ऊपर नहीं लाना चाहिए था। तीसरा ये कि जो जॉइंट सेशन हो रहा है कल, वो कल जो जॉइंट सेशन है उसमें सिर्फ एक बिल MLA जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट वाला, जो माजी में नेशनल असेंबली में से पास हुआ मगर सेनेट ने पास नहीं किया, उसका टाइम पूरा है। सिर्फ कल एक वो बिल आ रहा है। जो आज जो बिल पास हुए हैं नेशनल असेंबली से, पहले वो जाएंगे सेनेट में, सेनेट उसको डिसाइड करेगा, फिर जो है वो जॉइंट सेशन में जा सकते हैं। कल वाले सेशन में वो बिल डायरेक्टली जो है वो विदाउट सेनेट की कंसिडरेशन के जो है वो डायरेक्टली जॉइंट सेशन में नहीं जा सकते हैं। तो ये जो कल वाला इजलास है ये पहले ही डिसाइडेड था, मगर पता नहीं क्यों मैंने तो अपने तौर पे सारे मेंबरों को बताया कि ये टाइम लिमिट बाहर हो रहा है और कल सेशन है, मगर अनाउंस देर से हुआ है, मगर ये सेशन जो है वो अचानक नहीं हुआ है। 4 बजे है जी, था कि ज्वाइंट सेशन कल 4 बजे ही होगा। हाँ अच्छा, कल है। वैसे दोपहर को हमारी कोशिश ये थी कि कल हम इसको कराएं 11-12 बजे, क्योंकि लोगों को ईद की वजह से जाना है, तो वो डिसाइड हो जाएगा। मगर हाँ, घरों को जाना है। चलें, सही। तो ये मैं समझता हूँ सियासत के बहुत सारे मौके मिलते हैं, कम से कम
पाकिस्तान के स्टेक के ऊपर जो है ये सियासत नहीं करनी चाहिए थी। जनरल साहब, डॉक्टर रमेश कुमार ने भी एमएलए का जिक्र किया कि वो एक बिल है जो कल करना है, वो फेटफ के लिए बहुत अहम है। एमएलए के हवाले से भी उन्होंने प्रपोज किया है कि जी इसमें जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको कानून शहादत, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन वो उसके ऊपर भी उन्होंने एतराजात कर दिए कि जी वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं की जा सकती वो इंफॉर्मेशन। अब वो उसमें ज्यादातर वही मनी लॉन्ड्रिंग की कि यहां से पैसा बाहर कैसे गया, कहां पे इन्वेस्ट हुआ, किधर लगा हुआ है, किस चैनल्स के थ्रू गया, तो वो इंफॉर्मेशन आनी होती है। अब हर लिहाज से जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं उनके पीछे उनके अपने कोई ना कोई मुफादात हैं। और दूसरा ये कि हुकूमत के अंदर आज जो 2 इस्तीफे हुए हैं उसको ये कहा जा रहा है कि ये इनबिल्ट अकाउंटेबिलिटी है। हालांकि उनके बड़े मतलब रिमार्क्स आए हैं कि जी हमने खुद किया है, हमने सर्व किया है, दोबारा भी करेंगे, ड्यूल नेशनैलिटी है। जफर मिर्जा साहब ने कहा कि ड्यू टू ऑन गोइंग डिस्कशन इन द मीडिया और जो प्रेशर डाला जा रहा है, नेगेटिव डिस्कशन, इस वजह से मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आप इसको कैसे देखते हैं कि ये एक हुकूमत का जाने से पहले मैं आपकी तरफ भी आता हूं। नहीं, ये जफर मिर्जा से इस्तीफा ली गई है। जफर मिर्जा से इस्तीफा लिया गया, चलें 2 महीना पहले डिसाइड हो चुका है। चलें इस्तीफा लिया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, 2 महीने पहले ये डिसाइड हो चुका है। जी जनरल साहब। अच्छा देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की जाती है ये आपको पता है कि बैंकिंग चैनल से तो होती नहीं। नेचुरली इसको ट्रेस आउट करना वो इतना आसान नहीं। जैसे भी आपने देखा कि टीटीज के जरिए की गई है या हवाला हुंडी के जरिए होती है, उनको ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा उनके बारे में एविडेंसेस भी वो उतने सॉलिड नहीं होते। और मेरा ख्याल है डॉक्टर फरक सलीम इसके बारे में मजीद आपको बताएंगे। ये मुश्किलात लाजमन हैं, लेकिन वही बात है कि आपने वही तो इशू है जो एड्रेस करना है एफएटीएफ को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर उसमें लूपहोल्स होंगे तो एफएटीएफ में आपके लिए मसाइल होंगे। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं इस्तीफों की, देखिए वजूहात तो मौजूद हैं इनके ऊपर, और चीजों की वजह से भी एतराजात थे। जैसे आपने खुद जिक्र किया कि इंडिया से दवाइयां मंगवाने का डॉक्टर मिर्जा पे था। दानियल के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर भी हैं गालिबन। ये वो चीजें थी जो कि बात हो रही थी, लेकिन बुनियादी इशू है आपकी डुअल सिटीजनशिप। उसमें मसाइल बड़े हैं कि आप उसको अलाउ करें। एक तो ये कि जब आपको कैबिनेट में बिठाते हैं तो बहुत दफा आपके सेंसिटिव इश्यूज ऐसे हैं जो कि डिस्कस किए जाते हैं, फिर नेचुरली जनरल साहब डॉक्टर मोईद यूसुफ तो बैठे हुए हैं अभी नहीं, उसको भी फारिग करना चाहिए। देखिए उसके लिए क्या है, ये नहीं कि मैं ये समझूं कि वो वफादार नहीं है मुल्क के या नहीं, वो अल्लाह बेहतर जानता है, बहुत होंगे। लेकिन एक चीज है कि जब आप उनके वो बयानात देखें जो उन्होंने अमेरिका में दिए थे, तो वो तो मुल्क के खिलाफ है। वो तो लगता ही है कि वो अमेरिका की लाइन टो कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो अमरीकी इल्जाम आ रहे थे उन्होंने उनकी तायीद की हुई है। तो यहाँ लगता है आके कि आपका एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि आपने 2 जगहों पे हल्फ वफादारी लिया हुआ है। यहाँ आके आप लेते हैं हल्फ अपने पुरानी शरीयत के बारे में, और उधर जाके आपकी नई शरीयत। अगर आपने अल्टीमेटली जाके अमेरिका में ही सेटल होना है तो फिर तो आपको वफादारियां वहीं निभानी होगी, क्योंकि वहां आपका फ्यूचर है। यहाँ आपने ये करके देखा नहीं। तो जनरल साहब ये लग रहा है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी है पीटीआई की हुकूमत के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। ये नहीं, देखिए बात ये है कि ये मैं एक अवामी मुतालबे के तौर पे कह रहा हूँ, एक सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से कह रहा हूँ। सही। आप हुसैन हक्कानी का किस्सा ध्यान में रखिए। हुसैन हक्कानी ने एम्बेसी में बैठ के जितनी तबाही फेरी और नुकसान पाकिस्तान का किया है, क्या हमें उससे सबक नहीं सीखना चाहिए था? और दूसरी तरफ आप देखिए कि आज शौकत अजीज साहब बाहर बैठे हैं, उनके ऊपर यहाँ पे इल्जाम लगता रहा कि जनाब उन्होंने 2 दफा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ, उनमें उनका हाथ था। तो आप क्या इंक्वायरी करेंगे? वो तो आपके हाथ से बाहर है। जिसकी डुअल सिटीजन वो जाके बाहर बैठ जाता है तो आपके ना तो आप इल्जाम बाद में आते हैं, तहकीक हो नहीं सकती। तो बिल्कुल वेरी राइट। नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, और दूसरा अगर वो इस किस्म के काम करके चले जाते हैं तो उनसे फिर कौन पूछेगा। बिल्कुल। डॉक्टर फारूक मिर्जा, आज अली रजा जो कि नेशनल बैंक के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, फिर सैयद कमर हुसैन साहब, वो आसिफ जरदारी साहब के जो पार्क लेन रेफरेंस है और पैराथन जो केस था उसमें वादा माफ गवाह बन गए, और वादा माफ गवाह के हवाले से भी उन्होंने ऑपोजिशन ने ही ये अमेंडमेंट सजेस्ट की थी कि जी उसको उसी केस में ना रखा जाए और उसमें एंटरटेन नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये अब चीजें जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नैब जो है खुद सेल्फ करेक्शन कर ले, और उनको कहा है कि हमारी तरफ से आपको हदायत हैं
कि जी आप अच्छे लोग लेके आए, फौरी तौर पर कॉम्पिटेंट लोग लेके आए, तो आपको क्या लगता है कि अब ये अमल ज्यादा सहल और आसान और बेहतर तरीके से तेजी से चलेगा? जमीर साहब, सवाल मुझसे है ये? जी जी, आपसे जी। जमीर साहब, जब तक नैब के अंदर मैसिव किस्म की जो है पर्सनल की चेंज नहीं आती, यानी कि जो तजुर्बाकार हों, जिनकी स्पेशलिटी हो इस एरिया में, उस वक्त तक तो नैब किसी डायरेक्शन में जाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। नैब के अंदर बहुत सारी इस्लाहात चाहिए होंगी, लेकिन नैब के हवाले से कर लें या FATF के हवाले से कर लें, FATF की जो 27 एक्शन प्लान, 27 पॉइंट्स का एक्शन प्लान आज से 26 महीने पहले हमें दिया गया था। इन 26 महीनों में से 24 महीने तकरीबन जो है वो PTI हुकूमत के हैं। तो मैं समझ ये नहीं पा रहा हूं कि जब अगस्त 6 की हमारे पास डेडलाइन आ गई है, अगस्त 15 तक हमने पूरी की पूरी कानून साजी पूरी करनी है, तो ये पिछले 24 महीने हम क्या करते रहे? देखिए, ऑपोजिशन जो है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या वो PMLN हो, वो तो ये चाहती है कि हुकूमत ना चले, वो रोड़े अटकाना चाहती है हुकूमत की राह में। तो हुकूमत चलाना जो है वो पीपल्स पार्टी या PMLN की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो PTI हुकूमत में बैठी है पार्टी, उसने हुक्मरानी को चलाना है। तो ये आप एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब आपके पास डेडलाइन आ जाती है, तो आप वो कानून साजी उस डेडलाइन के करीब तर क्यों ले जाते हैं? आपने सवाल किया था और शायद जनरल साहब ने कहा कि दोहरी शहरियत की वजह से इस्तीफे आ रहे हैं। मैं एग्री नहीं करता हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जफर मिर्जा साहब की दोहरी शहरियत नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि उनसे लिया गया है इस्तीफा और 2 महीने पहले ले लिया गया था, कोविड की वजह से रुके हुए थे कि उनका इशू ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है, ड्रैब जिसको कहते हैं, उसके साथ कुछ पिछले 2-3 माह से चल रहा है। और तानिया साहिबा का जो इशू था, उनको जहांगीर तरीन साहब लेके आए थे, जहांगीर तरीन साहब हुकूमत में नहीं रहे। फिर वो जो डिजिटल फाउंडेशन एक कंपनी बनाई गई थी, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी उसके डायरेक्टर थे, तानिया साहिबा ने बनाई थी। जो वुकला थे जहांगीर तरीन साहब के, वो भी उसका डायरेक्टर थे। तो इनके इश्यूज मुख्तलिफ हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब का इशू ड्रैब के साथ है, और तानिया साहिबा का इशू जो है वो कंपनी वाला ज्यादा इशू है। यहाँ अभी दोहरी शहरियत या रेजिडेंटशिप या सिटीजनशिप, तो तकरीबन 7 ऐसे असिस्टेंट्स हैं जो अभी तक असिस्टेंट हैं। बिल्कुल, ड्यूल नेशनैलिटी है उनके पास। बिल्कुल, मुझे डॉक्टर साहब कहा जा रहा है ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और थोड़ा सा सियासी मंजरनामे पे भी नज़र डालेंगे कि क्या ऑपोजिशन ये नैब के हवाले से, और जो इतलात आ रही हैं कि जी अब शायद APC और जो उनकी रहबर कमेटी है उसमें भी मामला जान के डिस्कस होने हैं, तो क्या ऑपोजिशन उसी तरह मुश्तरका रहेगी? उनके मुश्तरका मुफादात तो हैं, क्या वो मुत्तहिद रहेगी कि नहीं रहेगी? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, एक चीज़ ये कि अपोजिशन अब दोबारा से ईद के बाद मुत्तहिद होने जा रही है, और उनका ये ख्याल है कि अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा जोर जो दिया जा रहा है वो महंगाई पर भी है। और महंगाई के हवाले से बहुत सारे शहरों से, मुल्क भर से इतलात आ रही हैं कि आटा जो है वो मतलब पहुंच से बाहर होता जा रहा है गरीब के। तो इन हालात में क्या नैब के ऊपर लेजिस्लेशन, FATF की लेजिस्लेशन और ये सारे मामलात में अपोजिशन कोई एज ले सकेगी? क्या आवाम की ही आवाज लेकर निकलेगी, या उनके अपने मसाइल ही आगे आड़े आते रहेंगे? जमीर साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त PTI के सामने कतन किसी किस्म की कोई सियासी ऑपोजिशन नहीं है। और वो मैं इसलिए कहता हूं कि ऑपोजिशन की जो अवलीन तरजीह है, चाहे वो PMLN हो या वो पीपल्स पार्टी हो, उनकी अवलीन तरजीह ये है कि अपनी अपनी क़यादत को किस तरह बचाना है। दूसरा मसला ऑपोजिशन के साथ ये है कि उनके पास कोई सियासी बयानिया सच नहीं है। और तीसरा प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि उनके पास कोई मुतबादिल माशी मॉडल उन्होंने आवाम के सामने नहीं रखा कि अगर PTI की हुकूमत के दौरान आटा बढ़ गया है तो उनके पास क्या मॉडल है। तो ऑपोजिशन तो एग्जिस्ट नहीं करती। PTI की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन है वो PTI खुद से है।
और प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के अंदर जो किचन कैबिनेट है, अब वो देखिए कि अपने ही किचन के अंदर वो जिस बर्तन को हाथ लगाते हैं उस बर्तन को तोड़ देते हैं। चाहे वो पीआईए को हाथ लगाएं, पीआईए को तोड़ देते हैं। अगर वो बिजली को हाथ लगाएं तो बिजली महंगी हो जाती है, आटे को हाथ लगाएं तो आटा महंगा हो जाता है, चीनी को हाथ लगाएं चीनी महंगी हो जाती है, पेट्रोल को हाथ लगाएं पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो सबसे बड़ी दुश्मन पीटीआई की जो है वो पीटीआई खुद है। वो बेशुमार बर्तन तोड़े चली जा रही है अपने ही किचन के अंदर। सही। तो ये किसी तरह इसकी डायरेक्शन जो है वो अगर चेंज नहीं होगी तो ऑपोजिशन पीटीआई को नहीं चाहिए। मेरा खदशा ये रहता है, मेरा डर ये रहता है, मुझे खौफ ये रहता है कि बगैर क़यादत के कहीं अवाम सड़कों पे ना निकल आए। सही। जनरल साहब, क्योंकि फाइनल कमेंट में डॉक्टर रमेश कुमार से लूंगा, आपका क्या ख्याल है कि ये ऑपोजिशन जो है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि पीटीआई के विद इन जो है मामला, तो वही ऑपोजिशन काफी है, आप क्या कहते हैं? जी देखिए, ये बात दुरुस्त है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि महंगाई बढ़ी है और अवाम इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। अवाम जब भी आप कई बार देखिए टेलीविजन चैनल्स के लोग जाके इंटरव्यू करते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, तो वो यही रोना रोते हैं। मगर ये है कि उस तरफ दूसरी तरफ हुकूमत, उस पर कोई रेडी नजर नहीं आती, कोई ऐसे मैयर्स नजर नहीं आते जिनसे आदमी ये कह सके कि किस चीज का एहसास है वाकई कि अब बोझ बना हुआ है और बताने के लिए हमें कुछ करना है, वो चीज नजर नहीं आती। नतीजा ये कि लगता यूं ही है कि जैसे हुकूमत या तो कंट्रोल खो बैठी है या वो इसको उसका इतना अदराक नहीं है, एहसास नहीं है कि ये काम करना है। तो लाजमी बात है कि महंगाई वगैरह की वजह से अवाम पिसे हुए हैं, ऊपर से कोरोना का किस्सा आ गया, कारोबार भी लोगों के तबाह हाल हैं। तो इस स्टेज के ऊपर ये जनरल साहब, ऑपोजिशन इसका फायदा उठा सकती है, क्या वो उठाएगी, या वो जिस तरह डॉक्टर साहब ने जी बड़ा मुश्किल है। ऑपोजिशन का वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ऑपोजिशन के पास कोई ऐसा हल है कि ये सिचुएशन वो आ जाए तो इसको वो खत्म कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे, वो भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये कि एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है। अगर कोई इनमें वाकई हुकूमत को गिराना चाहता है तो वो मौलाना है जो कि बिल्कुल 2 साल से बेचारे बाहर है पार्लियामेंट के, और उनका दुख समझ में आता है। लेकिन बाकी जो दोनों पार्टियां हैं वो एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट नहीं रखती कि वाकई वो कोई बड़ा काम करने को तैयार है। एक हिस्ट्री मौजूद, एक दूसरे को धोखा देते रहे मुख्तलिफ वक्तों पे। तो ये आगे निकाल के ये कोई यूटिलाइज कर सकते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार, योर फाइनल टेक ऑन दिस। देखिए, इश्यूज़ बिल्कुल हैं, अवामी इश्यूज़ भी हैं। मैं अगर आज कहूँ कि हमने सारे हल कर दिए, ऐसे नहीं है, मगर हमारी डायरेक्शन सही है और ट्रांसपेरेंसी है। मिसमैनेजमेंट ज़रूर है, ये मैं कहूँ कि मिसमैनेजमेंट नहीं है। लास्ट ईयर जो गंदम का जो इशू आया वो नहीं आना चाहिए था, मगर इस मरतबा गंदम के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के डिसीशन बेहतर हैं और 15 अगस्त से पहले तकरीबन 4 से 5 जहाज़ जो है इंपोर्ट पहुँच जाएंगे। और पहला जहाज़ जो है वो मेरे इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो उसमें अगर कोई क्रॉप अगर कम होता है या माजी में अगर वो एक्सपोर्ट हो जाता है, और वो एक्सपोर्ट का डिसीजन पीएमएल-एन की गवर्नमेंट में हुआ और लास्ट में, और पीटीआई की उसको कंटिन्यू किया, जबकि वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए था। मैंने अपनी उस वक्त भी ऑब्जर्वेशन बताई थी कि ये चीज़ें जो है वो रिवर्स होनी चाहिए, ये एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, मगर वो उस वक्त हो गई और जो नहीं होनी चाहिए थी, इसकी वजह से ये शॉर्टफॉल जो है ना ये अब मुझे आगे ये जो वो चलता आ रहा है। तो ये ऑपोजिशन अब इन चीजों का फायदा उठाएगी। जाहिर बात है, जिस तरह डॉक्टर फरूक सलीम साहब ने कहा कि आप लोग खुद ही हर चीज में जिसमें हाथ डालते हैं वो खराब हो जाती है। मैंने आपको कहा ना, अपोजिशन थिन गवर्नमेंट को आज नहीं, मैं तो 2002 से मुख्तलिफ गवर्नमेंटें देखता हूँ, अपोजिशन अपने पत्ते ज़रूर खेलती रहती है, मगर इस मरतबा जो इसने फेटफ के ऊपर पत्ता खेल के अपनी साख खो दी कि हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, क्योंकि नैब के हवाले से जो उन्होंने पॉइंट्स लेके आए तो अवाम को एक्सपोज कर दिया, तो अवाम के सामने वो चीज़ें आ गई है। तो मैं समझता हूं कि अवाम के सामने जब वो चीज़ें आने के बाद अवाम के अंदर उनको पजीराई नहीं मिलेगी। तो हमारा अगर कोई दुश्मन है तो वो हमारी गलत पॉलिसी जरूर हो सकती है, मैनेजमेंट अपोजिशन जो वो नहीं हो सकती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार, शोएब साहब और डॉक्टर फरूक सलीम साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।